आराध्या रिंकी से, रिंकी इधर आ, मैं तुझे अपने खिलौने दिखाती हूँ। रिंकी पोछा लगाते हुए एक पल के लिए पीछे पलटी, लेकिन पूर्वत अपने काम में लग गई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। शायद उसे पिछली घटना का स्मरण हो आया था, जब बड़ी मालकिन ने उसे सिर्फ इसलिए पीट दिया था कि उसके हाथ में चॉकलेट का कवर था जो गलती से आराध्या का था। ये तो बाद में आराध्या ने आकर बताया कि उसने ही ये खाली कवर रिंकी को दिया था। इस घटना के बाद रिंकी की माँ ने रिंकी को हिदायत देते हुए कहा, अब उसके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। और फिर प्यार जताते हुए कहा, देखो तो कैसे मारा है मेरी फूल सी बच्ची को। आने दो मालिक को, देखना मैं खुद मालकिन की शिकायत करूंगी। लेकिन रिंकी की माँ तो ये जानती थी कि वह ये बात सिर्फ अपनी बच्ची से दिखावा कह रही है। असल में तो वह अपना मुंह भी मालिक के सामने नहीं खोल सकती। दरअसल ना सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव ही बड़े मालिक का बंधुआ है, और उस गांव के निवासी और उनके पूर्वज दशकों से ठाकुर की गुलामी करते आ रहे हैं। मालिक की भी एक छोटी पोती है आराध्या, वह भी रिंकी के साथ खेलना चाहती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे क्या जाने गुलामी को। आराध्या एक बार फिर से रिंकी को आवाज़ लगाती है, रिंकी आ, ये देख मेरी नई गुड़िया, पापा ने मेरे इस बर्थडे पर दी थी। मासूम रिंकी खुद को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद वे डरते डरते कदमों से आराध्या के पास चली गई। शायद यह किसी छोटी बच्ची के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, और जब उसने खिलौना देखा तो देखती ही रह गई। इससे पहले उसने कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा था। ये उसके लिए एक सुंदर स्वप्न के जैसा ही था। कुछ देर तक एक टक देखने के बाद उसका मन हुआ कि वह एक बार उसे अपने हाथों से छूकर देखे, लेकिन वह चाहकर भी खिलौने छूने की हिम्मत ना कर सकी। अब आराध्या ने उसे एक एक करके अपने सारे खिलौने दिखाए, जैसे गुड्डा गुड़िया, हाथी, घोड़े, गाड़ी और भी ना जाने क्या क्या। रिंकी ललचाए नज़रों से बस खिलौने देखे जा रही थी, और वह खिलौने देखने में इतनी मगन हो गई कि उसे आसपास का कुछ ध्यान न रहा। लेकिन कुछ क्षण बाद जब वह वापस चेतना में आई तो देखा उसकी माँ ममता भरी निगाह से उसे ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में मिली तो माँ हड़बड़ाते हुए बोली, चल बिटिया जल्दी से काम ख़त्म कर ले, अगर मालकिन ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। फिर रिंकी बेमन से उठी और जल्दी जल्दी काम समेटने लगी। इस तरह रिंकी सुबह अपनी माँ के साथ आती थी और शाम को घर चली जाती थी। धीरे धीरे लगभग 6-7 महीने इसी तरह बीत गए। अब आराध्या का दाखिला शहर के किसी बड़े स्कूल में हो गया था, और वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी थी। छुट्टियों में कभी कभी ही घर आती थी। इस वजह से अब रिंकी उदास रहने लगी थी। उसका काम में भी मन नहीं लगता था। अब आए दिन उसे मालकिन से डांट सुननी पड़ती थी। आज जब काम ख़त्म करके रिंकी घर जाने के लिए निकली ही थी कि किसी ने उसे पुकारा। बड़ी मालकिन ने आज उसे उसके नाम से पुकारा। उसे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, रिंकी, रिंकी। जी बड़ी मालकिन। और बिना देर किए रिंकी उनके पास पहुंची तो मालकिन ने कर्कश आवाज़ में पूछा, कहाँ रह गई थी तू? ये अरू के खिलौने हैं। अब अरू तो यहाँ है नहीं, इसलिए इन्हें तू ले ले। इतने सारे खिलौने देखकर तो वह फूली नहीं समाई, लेकिन तभी बड़ी मालकिन ने खिलौनों के ढेर से एक गुड़िया निकाली। इस गुड़िया का एक हाथ टूट चुका था, कपड़े फट चुके थे, और जो बचे भी थे तो एकदम गंदे हो चुके थे। रिंकी ने उसे ध्यान से देखा तो
ये वही गुड़िया थी जो एक बार आराध्या ने दिखाई थी। रिंकी का मन तो उस गुड़िया को सिर्फ एक बार हाथ से छू लेने को ललायत था, लेकिन आज क्या हुआ? उसका गुड़िया के प्रति जो दीवानगी थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने गुड़िया लेने से अनिच्छा प्रकट की, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, ले ले बेटा, बड़ी मालकिन खुश होकर दे रही है। लेकिन रिंकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बड़ी मालकिन ने भुनभुनाते हुए गुड़िया उसके हाथ में रख दी और एक तरफ चल दी। रिंकी फिर भी वहीं खड़ी रही। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, बोली, ऐसे क्या देख रही है मेरी बच्ची? बड़ी मालकिन किसी को कुछ नहीं देती। पहली बार तुझे खुश होकर बख्शीश दिया है, ले ले। पर रिंकी के मन में कुछ और ही चल रहा था कि ये कैसी बख्शीश है जिसे पाकर ना वह खुश है और ना देने वाला। लेकिन उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही है और रिंकी मन ही मन फुसफुसाई, ये कैसी बख्शीश। दोस्तों, अब अगली कहानी, रिश्तों के बदलते नाम। सपना रसोई में खड़ी दूध उबाल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कुछ दिन पहले घर से अचानक गायब हुए 10,000 रुपये उसकी यादों में बार बार घूम रहे थे। पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, जा बहू, दूध उबल रहा है, ध्यान से देखना। जी माँ जी, सपना ने धीमी आवाज़ में कहा और रसोई की तरफ बढ़ गई। उधर सास अपनी बेटी नम्रता के पास बैठी थी। नम्रता आज एक हफ्ते के बाद मायके से लौटने वाली थी। सास ने अपनी साड़ी के पल्लू से 10,000 रुपये निकाले और नम्रता के हाथ में रख दिए। ये रख ले बेटी, ससुराल में कभी ज़रूरत पड़े तो काम आएंगे। नम्रता ने हैरानी से माँ की ओर देखा। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? भैया पर पहले ही इतना बोझ है, अभी तो स्कूल की फीस भी भरनी है। इन्हें भैया को दे दीजिए। सास ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, तेरे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। मेरे पास हमेशा थोड़ा बहुत रहता है, तू रख ले। नम्रता कुछ सोचने लगी। उसे भाभी सपना का फ़ोन याद आया। कुछ दिन पहले भाभी ने बताया था कि घर से 10,000 रुपये गायब हो गए हैं। नम्रता जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही बैग उठाया, उसकी नज़र सोफे के नीचे गई। जूते ढूंढते वक्त कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने हाथ बढ़ाया, उसे निकाला। भाभी, उसने तेज आवाज़ में सपना को पुकारा। सपना भागकर बाहर आई। भाभी देखिए, ये सोफे के नीचे 10,000 रुपये मिले। शायद ये वही है जिनके बारे में आपने फ़ोन पर बात की थी। मेरी जूती वही फंसी थी, तभी ये मिले। सपना ने तुरंत सास और नम्रता की बातचीत का मतलब समझ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सपना ने नम्रता को गले लगा लिया। तू सिर्फ मेरी ननद नहीं, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, नम्रता ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ हैं। पीछे खड़ी सास सब सुन और देख रही थी। उन्होंने सिर झुका लिया। धीरे से बोली, बहू, शायद मैं ही गलत थी। तूने मेरी बेटी को मुझसे भी ज़्यादा प्यार दिया। सपना ने सास की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। माँ जी, रिश्ते जब सच्चाई और प्यार से निभाए जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आप भी मुझे बेटी मान लीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।